चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 को हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं और कहा है भैया कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिट एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है और कौन सा अकाउंट डेबिट करना है ये हमें बताना है। तो भैया बेटर तरीका ये है कि एक बार डायरेक्टली जर्नल की एंट्री ही कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने ट्रेडिशनल मेथड में बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, पर चूंकि ये मॉडर्न अप्रोच है उसी ट्रांजैक्शन को अब हमें देखने का जो नजरिया है वो हमारा बदल जाएगा। चलिए कहा क्या कह रहा है भैया, मनु स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। भैया ट्रांजैक्शन जैसे ही हमारे सामने आएगा, मैंने कहा हमारा जो सबसे पहला काम है वो है इस ट्रांजैक्शन में उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लेके आना है। परंतु अब ये जो क्वेश्चन है हमें सोचना है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो मनु स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। मनु जो है वो बिजनेस ओनर है और बिजनेस ओनर ने पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हमें जो अकाउंट मिला, हमें पता है कि बिजनेस ओनर जो पैसा लगाता है हम उसके लिए जो नाम है वो कैपिटल शब्द का संबोधन करते हैं। इसी तरह से अगर वो पैसा निकालता है हम कहेंगे भैया ड्राइंग की। एक अकाउंट तो मिल गया विथ कैश, ये नकद हमारा, ये नकद क्या हो गया हमारा सेकंड अकाउंट हो गया। हमारा काम है ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करो। तो पहला जो मिला वो मिला हमें कैपिटल अकाउंट और जो दूसरा टाइप मिला वो मिला भैया नकद यानी कि कैश का अकाउंट। कौन से अकाउंट को इंक्रीज करना है, कौन से को डिक्रीज करना है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर कैपिटल की बात करेंगे तो मैंने कहा अंडर मॉडर्न अप्रोच जब तक आप नए हो आपका पहला काम ये होता है कि जैसे ही अकाउंट की क्लास मिले पहले तो ये अकाउंट की क्लास लिखिए कि भैया ये कौन सी क्लास का अकाउंट है। तो ये अपने आप में एक कैटेगरी है, अपने आप में एक कैटेगरी है कैपिटल, इसी कैटेगरी का अकाउंट है। वहीं मैं अगर कैश की बात करूंगा तो ये मेरे एसेट्स की कैटेगरी का अकाउंट है, ये मेरी संपत्ति है। ठीक है ना भैया। तो ये मैंने पहले मेरी कैटेगरी जो थे ये आइडेंटिफाई किया कि भैया ये कौन से क्लास का अकाउंट है, ये काम हो गया। और सेकंड काम मैंने कहा जैसे ही आपको अकाउंट मिले, जैसे ही आपको अकाउंट मिले आप उसके आगे नेचुरल बैलेंस को एक बार लिख लीजिए। मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना भैया। मैंने कहा हमारे सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड के जो भी अकाउंट हैं इनके नेचुरल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट होने का मीनिंग मैंने बताया कि इन अकाउंट की जो क्रेडिट साइड होती है, ये वाली साइड होती है, इसकी जोड़ हमेशा ज़्यादा होती है। जिस अकाउंट की जो जोड़ ज़्यादा रहेगी, जो टोटल ज़्यादा रहेगी, हम उसे उसका बैलेंस कहते हैं। तो हमने कहा जो हमारा कैपिटल अकाउंट है चूंकि सोर्स ऑफ फंड है तो इसका क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्या रहता है भैया, इसका क्रेडिट बैलेंस हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक है। इसी तरह से हमारा जो कैश है इसका डेबिट बैलेंस रहता है। ये इनके नेचुरल बैलेंस एक बार मैंने लिख लिए। अब मैं बात करता हूं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में देखिए क्या हो रहा है। ट्रांजैक्शन के अंदर जो बिजनेस ओनर है वो पैसा लगा रहा है। पैसा क्या कर रहा है, लगा रहा है। तो दो बातें होती है, अगर कैपिटल इंक्रीज होती है या क्वेश्चन के अंदर डिक्रीज हो सकती है, दो ही बातें होती है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो पहले से देखिए बैलेंस जो है वो क्रेडिट है और इसका क्रेडिट बैलेंस ही बढ़ाना है। इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि भैया इसे फर्दर क्रेडिट करना होगा। परंतु अगर ये कैपिटल विड्रॉल करता, मतलब ये ड्राइंग होती, तो मैं कहता कि भाई ये नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम हो रहा है तो हमें इसे डेबिट करना पड़ता। परंतु चूंकि नया पैसा आ रहा है और हमारा नेचुरल बैलेंस है वो क्रेडिट है और उसी को फर्दर इंक्रीज करना है तो हमें फर्दर क्रेडिट करना
पड़ेगा। क्वेश्चन क्या रहता है कि कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है भैया, हमें इस ट्रांजेक्शन के अंदर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। नकद की अगर मैं बात करूं तो जो मेरा नकद का अकाउंट है वो एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर पैसा मेरे बिजनेस में या तो आएगा या पैसा जाएगा। अब ये देखिए जो मेरी एसेट्स है उसका नेचुरल बैलेंस, मेरे एसेट्स का नेचुरल बैलेंस मैंने कहा हमेशा डेबिट होता है। मेरे एसेट्स का नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अगर ट्रांजैक्शन के अंदर मेरी यही एसेट्स अगर इंक्रीज हुई मतलब मुझे फर्दर डेबिट करना है और डेबिट करना है। नेचुरल बैलेंस के फेवर की बात होता है, समझना। नेचुरल बैलेंस इंक्रीज की बात करता है, इसका मतलब यही कर दीजिए, पानी जिधर बह रहा है उसी फ्लो में जाना है, तो जो है वही कर दीजिए ना भैया। इसका बैलेंस क्रेडिट है, इसका फ्लो क्रेडिट की तरफ जा रहा है, समझना। इसका फ्लो जो है वो क्रेडिट की तरफ जा रहा है और उसी फ्लो में ये पानी में ऐड हो गया। इसका मतलब जो यहाँ जा रहा है इसी फ्लो में जाना है, इसी फ्लो में जाना है, तो फर्दर क्रेडिट कर दीजिए। इस फ्लो में जाना है, इंक्रीज हो रहा है और डेबिट कर दीजिए। अगर क्रेडिट का फ्लो है, क्रेडिट के साथ जाना है मतलब उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। डेबिट के फ्लो के साथ जाना है मतलब उसको और डेबिट करना पड़ेगा। परंतु रिवर्स हो जाए, फ्लो यहां जा रहा है क्रेडिट की तरफ, पर आपने कहा भैया नहीं रिवर्स करना है, तो रिवर्स का मतलब क्रेडिट का रिवर्स क्या होता है, डेबिट, और डेबिट का रिवर्स क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे चूंकि एसेट्स जो नकद आया है बिजनेस के अंदर, बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया है, और अगर बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया है तो चूंकि केस का पहले से नेचुरल बैलेंस क्या है, डेबिट, और इंक्रीज हो गया और पैसा लगाने से, तो नेचुरल बैलेंस के साथ ही काम हो रहा है, यानी कि फेवर में बात हो रहा है, तो हमें फर्दर डेबिट करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन क्या मिला, देखिए अगर मैं जर्नल एंट्री करनी चाहूँ तो यहाँ मेरा जो आंसर था ना भैया, डेबिट क्या करना है, डेबिट नकद करना है, और क्रेडिट क्या करना है, कैश करना है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो मैं अगर इसको रिकॉर्ड करना चाहूँ अगर इस एंट्री को, तो मुझे ये मैंने कहा जर्नल का मतलब ये होता है एक बॉक्स बनाना होता है, जहाँ ये बॉक्स सिर्फ एजम्पशन के लिए होता है, सिर्फ समझने के लिए। ये बालकनी वाला बॉक्स अकाउंट डेबिट टू, मैंने कहा नीचे वाला बॉक्स, यहाँ हम उस अकाउंट को लिखेंगे जिसको कि डेबिट करना है। और मेरे क्वेश्चन के अंदर मुझे यहाँ पता चल गया कि भैया मेरा जो नकद वाला अकाउंट है, कैश वाला अकाउंट है, इसको मुझे डेबिट करना है। साथ ही मुझे ये भी पता चल गया कि जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट करना है, तो मैंने ये क्रेडिट कर दिया। अमाउंट जो था 1 लाख का डेबिट के कॉलम में जाएगा और 1 लाख ही क्रेडिट के कॉलम में जाएगा। तो ये मेरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। ट्रांजैक्शन के साथ में अगला चैप्टर जर्नल, चूंकि मैं पहले ही कवर करा चुका हूँ, तो आपको ध्यान है कि यहाँ पे नरेशन लिखा जाता है, और नरेशन का मतलब होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को अपनी सामान्य भाषा में लिखना है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भी हुआ क्या है। तो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस ये लिखा मैंने, तो भैया मेरा काम हो गया। ये मैंने जर्नल में एंट्री कर दी। हालांकि इन्होंने सिर्फ ये पूछा है डेबिट किससे करना है, हमारा आंसर है कैश को, क्रेडिट किससे करना है, कैपिटल। यहाँ आंसर खत्म हो गया, परंतु मैंने आपको जर्नल एंट्री भी साथ में करवा दी। चलिए मैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ता हूँ। कुछ 5-6 ट्रांजैक्शन है, 1 बाय 1 समझते करते हैं। ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। चलिए भैया अब देखिए, ये जो मनु नाम का पर्सन था, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लगाया, अब उस पैसे में उसने फर्नीचर खरीदा है, उस पैसे से उसने फर्नीचर खरीदा है। भैया हमारा काम क्या है, हमारा काम है सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लेके आना है। तो यहाँ पे परचेज फर्नीचर जो वर्ड है, हम परचेज शब्द का यूज ना करके फर्नीचर को बुक्स में लेके आएंगे। उसका कारण जो है वो आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत डिटेल में ऑलरेडी करा चुका हूं। साथ ही साथ मैं आपको जर्नल चैप्टर ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। क्योंकि यहाँ पर
हमारा क्वेश्चन का सीक्वेंस इस तरह से हमें ये कवर करना पड़ रहा है। तो मैं परचेज, अगर मैंने कोई भी फिक्स एसेट्स की है, रूल क्या देखा था, जहां हम कोई फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, फिक्स एसेट्स अपने नाम से आती है, परंतु अगर गुड्स की बात करेंगे, वो आइटम जिसको बेच के प्रॉफिट कमा रहा हमारा इंटरेस्ट होता है, उस गुड्स के लिए सिर्फ एक ही शब्द नाम आता है, वो क्या होता है, दैट इज, क्या नाम है वो नाम है परचेज अकाउंट। ठीक है, ये हम वहां कर चुके हैं। फॉर बिजनेस, अब माल खरीदा है बिजनेस के लिए, सॉरी फर्नीचर खरीदा है बिजनेस के लिए और कोई सूचना नहीं है, तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई नकद में ही खरीदा होगा, क्योंकि उधार खरीदता तो यहाँ कोई न कोई हिंट होता कि मिस्टर राम से उधार खरीदा, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो खरीदने का मतलब ये हुआ कि भैया ट्रांजेक्शन नकद में ही हुआ होगा। अकाउंट हमें मिल गए। अब हमारा काम है, एक बार मैं पहले अकाउंट लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो फर्नीचर का अकाउंट मिला मुझे, एक अकाउंट मिला मुझे फर्नीचर का, और जो दूसरा अकाउंट मिला है वो मिला मुझे नकद का। तो जैसे ही अकाउंट मिल गए, आपको दो अकाउंट मिल गए, आपको पता चल गया भाई इनको बुक्स में लेके आना है। अब फर्नीचर का जो अकाउंट है उसकी क्लास कौन सी है वो आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो फर्नीचर मेरे लिए बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, और साथ ही साथ नकद जो है वो भी मेरे बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो बहुत सिंपल बात है भैया। और जैसे ही आप ये क्लास लिख लेंगे, क्लास लिखने के बाद में इनके आगे इनका नेचुरल बैलेंस लिखिए। तो मैंने कहा ये दोनों के दोनों एप्लीकेशन ऑफ फंड के हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड के पार्ट है। एसेट्स हो गई, एसेट्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है। दोनों के नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं, इस अकाउंट का भी नेचुरल बैलेंस डेबिट होगा। ये तो बात करी मैंने, नेचुरल बैलेंस को आप पर बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब नेचुरल बैलेंस अगर इंक्रीज होगा तो मैं उसे फर्दर डेबिट करूंगा, परंतु किसी वजह से डिक्रीज हो गया तो मैं उस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। अब देखिए फर्नीचर खरीदा है, एसेट्स का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स का नेचुरल बैलेंस जो होता है भैया वो होता है डेबिट। और इस ट्रांजैक्शन में हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, यानी कि मुझे ट्रांजैक्शन को फर्दर डेबिट करना पड़ेगा। जिस फ्लो में मेरा नेचुरल बैलेंस है उसी फ्लो में ये बह रहा है, तो उसके साथ ही चलना पड़ेगा, मतलब मुझे फर्दर डेबिट करना होगा। मेरे हिसाब से अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं नकद की बात करूंगा। नकद जो है मेरे लिए डेबिट एसेट्स वाला अकाउंट है, और एसेट्स के जो नेचुरल बैलेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं। अगर ट्रांजैक्शन के अंदर मेरा नेचुरल बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो श्योरली मैं उसे डेबिट करूंगा, परंतु अगर नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम हो गया, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाता है पैसा, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं उसे क्रेडिट करूंगा। अब ट्रांजैक्शन को पढ़िए। आपने फर्नीचर जब खरीदा है तो आपको नकद में भुगतान करना पड़ा, और नकद में अगर भुगतान करना पड़ा तो आपकी जो ये एसेट्स है वो डिक्रीज हो गई है, घट गई भैया। तो घट गई है, तो ऐसी स्थिति में मुझे उससे क्रेडिट करना पड़ेगा। नेचुरल बैलेंस की फेवर में बात होती, अगर कहीं से पैसा आ रहा होता तो डेफिनेटली मैं केस को डेबिट करता, परंतु यहाँ पे मेरे नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम हो रहा है, इसके लिए मैं क्रेडिट करूंगा। मुझे अकाउंट डेबिट कौन सा करना है, फर्नीचर, ये मेरा डेबिट वाला अकाउंट आ गया, ये मेरा क्रेडिट वाला अकाउंट आ गया। और मैंने कहा ड्यूल अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है हमारा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम यही कहता है कि सबसे पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए, और अकाउंट को आइडेंटिफाई करके आप उसका ड्यूल एस्पेक्ट ढूंढिए। देखिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। तो हमने डिसाइड कर लिया, फर्नीचर को हम करने वाले हैं डेबिट और क्रेडिट करने वाले हैं नकद के अकाउंट को। चलिए भैया, मैंने एंट्री क्या करनी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, नीचे वाले बॉक्स में मैं नकद का लिखूंगा। ट्रांजैक्शन के अंदर जो अमाउंट है 20,000 रुपये में डेबिट वाले कॉलम में लिखूंगा, 20,000 रुपये में क्रेडिट वाले कॉलम में लिखूंगा। नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज, ये मेरे ट्रांजैक्शन का नरेशन हो गया। यहाँ मैं ट्रांजैक्शन की डेट कॉलम यहाँ लिखूंगा। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया अंडर मॉडर्न अप्रोच। आगे बात करेंगे।
और 3 नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 चलिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। देखिए अब सबसे पहला काम ये है कि उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको के बुक्स में लेके आना है, उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लेके आना है। तो परचेज गुड्स, बात चल रही है गुड्स की, हमने गुड्स खरीदा है भैया, हमने गुड्स खरीदा है। तो गुड्स का मतलब वो की आइटम जिसके अंदर हम बिजनेस करते हैं, जिसको सेल करके हमें प्रॉफिट कमाना होता है। तो ऐसा आइटम कभी भी खुद के नाम से नहीं आता है। उसके लिए जब माल परचेज करेंगे हम कहेंगे परचेज, और जब बेचेंगे तो हम कहेंगे सेल्स। परचेज और सेल वर्ड से उसको संबोधित किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने पापा को नाम से कभी नहीं बुलाते हैं, वैसे ही उस गुड्स को हम नाम से कभी नहीं बुलाएंगे अगर जब तक कि वो फिक्स एसेट्स नहीं है। फिक्स एसेट्स से कभी परचेज शब्द का यूज नहीं करेंगे भैया। ये बात ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ फिर से मैं मुझे अकाउंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक अकाउंट जो मिला वो मुझे परचेज वाला अकाउंट मिला। तो चलिए मैंने लिखा, ये मेरा परचेज का अकाउंट हो गया। ऑन क्रेडिट, उधार, फ्रॉम अंशुल, ये मुझे सेकंड अकाउंट मिल गया। चलिए अंशुल जो है, अंशुल भैया से हमने उधार में माल खरीदा है। अब हमें, हमारा काम था जैसे ही ट्रांजैक्शन आए उस ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए जिनको की बुक्स में लेके आना है। और भैया पहला काम हमारा हो गया। बात करेंगे परचेज का अकाउंट। ये कौन से नेचर का अकाउंट है? हमारे पास दो तरह के नेचर है, एक तो सोर्स ऑफ फंड वाले अकाउंट और एक एप्लीकेशन ऑफ फंड वाले। तो भैया एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमारे पास है एसेट्स और एक्सपेंसेस। तो जो माल परचेज किया ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले, तो ये हमारे बिजनेस के लिए हो गए एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस के जो नेचुरल बैलेंस होते हैं, मैंने कहा हमेशा यहाँ लिख दीजिए। तो मैंने कहा कि जो हमारी एप्लीकेशन ऑफ फंड है उनके नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। यहाँ तक तो स्टोरी हो गई। अब एक बार अंशुल की बात भी करते हैं। अंशुल कौन है? देखिए अगर ये मेरा ट्रेडिशनल मेथड होता तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, अंशुल मेरे लिए पर्सनल अकाउंट होता। और रिसीवर को क्या कीजिए, डेबिट कीजिए, क्रेडिटर को क्रेडिट कीजिए, गिवर को क्रेडिट कीजिए, ये रूल में वहां लगाता था। परंतु मैंने कहा अंडर मॉडर्न अप्रोच आपको ध्यान रखना है, किसी भी पर्सन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का नाम अगर आता है तो वो दोनों ही रोल प्ले कर सकता है। वो सोर्स ऑफ फंड में भी जा सकते हैं और वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में ही जा सकते हैं। वहां तो फिक्स था, पर्सनल अकाउंट ही थे, परंतु यहाँ पे अगर पर्सनल अकाउंट आ रहे हैं आपके साथ में, आपको डबल अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर्सनल अकाउंट नाम से हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है। हमारे पास जो कैटेगरी है वो या तो है एसेट्स की और या है लायबिलिटी की, या तो है एसेट्स की या है लायबिलिटी की। तो ऐसे सभी पर्सनल अकाउंट जो होंगे या तो एसेट्स के फॉर्म में बुक्स में जाएंगे या लायबिलिटी के फॉर्म में बुक्स में जाएंगे, या तो एसेट्स के फॉर्म में या लायबिलिटी किधर भी जा सकते हैं भैया। थंब रूल नहीं हो सकता है। आपको ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। देखिए हमने माल उधार खरीदा है अंशुल से। अब आप बताइए कि हमने जब उधार माल खरीदा तो जो अंशुल है हमारे बिजनेस के लिए इस ट्रांजैक्शन की वजह से लायबिलिटी में जाएगा या एसेट्स में। एसेट्स का मीनिंग ये होता है कि फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को हमें वहां से पैसा मिलेगा, और लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमें फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को भुगतान करना पड़ेगा। अब आप बताइए ये एसेट्स बनी या लायबिलिटी बनी? हमने उधार माल खरीदा है भैया। जब हमने उधार माल खरीदा है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को हमें ये अंशुल भैया को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अंशुल जो है यहाँ पे लायबिलिटी के फॉर्म में हमारी बुक्स में आएगा, और लायबिलिटी के जो नेचुरल बैलेंस होते हैं वो होते हैं
क्रेडिट, ये यहां तक तो काम हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है। तो जो हमारे परचेज जो है वो एक्सपेंसेस के नेचर के हैं और इनके नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं। वो सभी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर अगर मेरे ये खर्चे इंक्रीज होंगे तो मैं डेबिट करूंगा, परंतु खर्चे डिक्रीज होंगे तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। अब बताइए, ट्रांजैक्शन में आपने माल खरीदा है, जब माल खरीदा है तो आपका खर्चा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? आपका खर्चा भैया बढ़ गया है। खर्चा बढ़ गया है तो आपको इस अकाउंट को डेबिट करना होगा। नेचुरल बैलेंस के फ्लो में ही जा रहा है, नेचुरल बैलेंस जहां है उसी फ्लो में जा रहा है तो इंक्रीज कर दीजिए, और अगर उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो रिवर्स कर दीजिए। डेबिट वाले को क्रेडिट, क्रेडिट वाले को डेबिट। लायबिलिटी, लायबिलिटी का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट। नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है और लायबिलिटी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर इंक्रीज होगी तो हम करेंगे फर्दर क्रेडिट, परंतु अगर डिक्रीज हुई, ठीक है भैया, डिक्रीज हुई तो हम उसे इसके रिवर्स कर देंगे, मतलब इसको डेबिट कर देंगे। अब आप बताइए, इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? जब हमने उधार माल खरीदा तो हमने फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को भुगतान करना पड़ेगा, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। नेचुरल बैलेंस क्रेडिट है और इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी, तो जो नेचुरल बैलेंस है वही तो उसे करेंगे, उसी के फेवर की बात है, तो फर्दर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जवाब मिल गया कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो मैंने एंट्री क्या करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंशुल। चलिए भैया मैं एंट्री नोट कर लेता हूं। ये मेरा बालकनी वाला बॉक्स हो गया जिसमें मैंने परचेज अकाउंट को बैठा दिया और टू मैंने लिखा अंशुल। ये अंशुल मेरा सेकंड वाले बॉक्स में यानी कि क्रेडिट वाले बॉक्स में बैठ जाएगा। ये मैंने बॉक्स बना दिए। अमाउंट जो था मेरा 6000 डेबिट वाले कॉलम में जाएगा, 6000 क्रेडिट वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन की डेट लिखूंगा और नरेशन मेरा क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज हो गया भैया, आपने माल खरीदा, बस इतनी सोचना बहुत है। और भी कुछ चीज़ एडलेस करनी चाहो हमें कोई एतराज़ नहीं है। नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी हो गई। चलिए मैं बात करूंगा वापस, अगला ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 4, पे टू हिम, पे टू हिज क्रेडिटर अंशुल। चलिए भैया, अब ये जो अंशुल वाले भैया हैं इनको हमने भुगतान कर दिया, इनको हमने भुगतान कर दिया। तो इसके अंदर सबसे पहला काम क्या हुआ, उन अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए जिनको की बुक्स में लेके आना है। देखिए पेड की बात करी है तो पेड बैंक की कोई सूचना है नहीं, पेड कैसे होता है, या तो बैंक से या कैश से। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हम मन से ये एज्यूम नहीं करेंगे कि पेमेंट बैंक से हुआ होगा। जहाँ पर भी ट्रांजैक्शन आए प्राप्त हुआ, भुगतान किया, आपको कैसे एज्यूम करना है। तो यहाँ मुझे पहला जो अकाउंट मिला वो नकद का अकाउंट मिला और क्रेडिटर यानी कि वो आदमी जो मेरे से पैसा मांगता है। बिल्कुल अंशुल ने, हमने अंशुल को सब माल परचेज किया था, तो अंशुल जो है हमसे पैसा मांगता है। तो ये हो गया सेकंड नंबर। तो अंशुल वो आदमी आ गया जो हमसे पैसा मांग रहा है वर्तमान के अंदर। हमने ट्रांजैक्शन में उस आदमी को भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया। ये आई थिंक 2000 रुपये होने चाहिए जो भी अमाउंट है। ठीक है भैया, तो अकाउंट मिल गए। तो जब अकाउंट मिल गए तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमने कहा कैश का अकाउंट, दूसरा अंशुल का अकाउंट लिख लीजिए। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन हमारे सामने आएगा हमारा काम होगा उस ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लेके आना है। तो पहला तो अकाउंट मिल गया भैया नकद और दूसरा जो अकाउंट मिल गया वो मिल गया अंशुल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जो नकद है उसका नेचर क्या है, वो कौन सी कैटेगरी, कौन सी क्लास का आइटम है भैया, ये एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। और अंशुल जो है वो ये लिखा है कि भैया वो क्रेडिटर है, मतलब वर्तमान में हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है।
यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। इनके नेचुरल बैलेंस जो होते हैं, एसेट्स के नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं और लाइबिलिटी के नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होते हैं। वो सभी ट्रांजैक्शन जहां मेरे एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, दो ही बात हो सकती है। तो वो सभी ट्रांजैक्शन जहां मेरे एसेट्स के नेचुरल बैलेंस डेबिट है और वो और इंक्रीज होंगे तो मैं उसको फर्दर डेबिट करूंगा, परंतु किसी वजह से वो कम हो रही है एसेट्स तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। अब देखिए, जब अंशुल को हमने भुगतान किया है तो मेरे यहाँ से नकद गया होगा, तो मेरे यहाँ पे एसेट्स है और वो यहाँ से चली गई, तो बताइए इंक्रीज हुआ या कैसे डिक्रीज हुआ? जो नकद था वो मेरा डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया इसका मतलब मेरे नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में चला गया, डाउन हो गया। अगर ये अप होता तो मैं इसको इसी फेवर में जाने देता, क्योंकि नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में, यानी कि कैश मेरा कम हो गया, मेरी एसेट्स कम हो गई, मैंने भुगतान किया, मेरे यहाँ से पैसा चला गया तो मैंने इसको कर दिया क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे जो मेरी लायबिलिटी थी, मेरी लायबिलिटी का नेचुरल बैलेंस अगर इंक्रीज होगा तो मैं डेफिनेटली इसको फर्दर क्रेडिट करूंगा, इसी फ्लो में जाने दूंगा, परंतु इसके रिवर्स हो गया, डिक्रीज हो गई, तो डेफिनेटली मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे यहाँ डेबिट करना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे उससे यहाँ इंक्रीज होगी लायबिलिटी तो मुझे क्रेडिट करना है, परंतु नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में चला गया तो मुझे उसे करना पड़ेगा डेबिट, नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में। अब बताइए इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? इस ट्रांजैक्शन से पहले ये कह रहा है कि भी अंशुल भैया जो है वो हमसे पैसा मांग रहे हैं, मतलब लायबिलिटी है। हमने ट्रांजैक्शन के अंदर 2000 रुपये से उसको भुगतान कर दिया, 2000 या 20,000 जो भी है, 2000 रुपये से उसको भुगतान कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया भैया, यानी कि जो हमारी लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई। हमने हमारी वर्तमान में जो लायबिलिटी थी उस लायबिलिटी को 2000 से कम कर दिया कि भैया अब इतना पेमेंट ले लो, और ये जितना पेमेंट कर दिया उतने से तो हमारी लायबिलिटी कम हो ही गई। तो नेचुरल बैलेंस यानी कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है इस ट्रांजैक्शन में तो डेफिनेटली मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करता, परंतु चूंकि मैंने लायबिलिटी का भुगतान कर दिया है, मैंने मेरी लायबिलिटी डिक्रीज कर दी है, तो नेचुरल बैलेंस को डाउन कर दिया है मैंने, और नेचुरल बैलेंस का डाउन का मतलब ये हो गया कि मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो अकाउंट मेरी डेबिट साइड में जाएगा दैट इज अंशुल अकाउंट, और जो क्रेडिट जा रहा है वो जा रहा है मेरा नकद, मतलब मेरा कैश का अकाउंट। ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करूंगा मैं? ट्रांजैक्शन में करूंगा भैया कैश अकाउंट डेबिट, अंशुल अकाउंट डेबिट, अंशुल को भुगतान हुआ है, अंशुल अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रांजैक्शन के अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 2000 रुपये डेबिट है, 2000 रुपये क्रेडिट है। ये अकाउंट को डेबिट करना है, ये अकाउंट को क्रेडिट करना है। आपके क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा है, हमें पूरी जर्नल की एंट्री सीखेंगे। बीइंग अमाउंट पेड, ये हमारा नरेशन हो जाएगा, बीइंग अमाउंट पेड ये हमारा नरेशन हो गया, भैया हमने भुगतान किया है। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो भी आप नरेशन, वो भी आप जर्नल के अंदर नोट कर ले जरा। अब मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, चलिए, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क की। हिज का मतलब हो गया प्रोपराइटर की बात कर रहा है, जो बिजनेस प्रोपराइटर था उसने अपने जो क्लर्क है उसको भुगतान किया है। हमारा काम क्या है भैया? हमारा काम है ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लेके आना है, जिनको की बुक्स में लेके आना है। तो जो सैलरी है, मुझे पहला अकाउंट मिला, सैलरी जो है वो मेरा पहला अकाउंट मिल गया, ठीक है। और जो दूसरा अकाउंट मिला वो मिला मुझे, कैसे पेड की होगी भैया? नकद में ही पेड की होगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अमाउंट आई थिंक 1000 रुपीज़ है, वो भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो दूसरा अकाउंट मिला नकद का। अब जैसे ही अकाउंट मिले अंडर मॉडर्न अप्रोच, मैंने कहा हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है भैया? उन अकाउंट को साथ उनका क्लासिफिकेशन कौन सी क्लास का है। तो जो सैलरी है वो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है,
इनके नेचुरल बैलेंस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। कैश जो है मेरे बिजनेस को के एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है, इनके भी जो बैलेंस होते हैं नेचुरल बैलेंस वो डेबिट ही होते हैं। तो जब एक बार नेचुरल बैलेंस मिल गए, कैश मिल गए, अब आप बात कीजिए कि अगर खर्चे अगर इंक्रीज होने की बात करेंगे, अगर इंक्रीज होंगे या क्वेश्चन के अंदर वो डिक्रीज हो सकते हैं, दो ही बात हो सकती है। तो अगर इंक्रीज होंगे तो नेचुरल बैलेंस के फेवर की बात करेगा, नेचुरल बैलेंस के फेवर की बात करेगा। तो जो नेचुरल बैलेंस है हम वही करेंगे। तो देखिए मेरा खर्चा इंक्रीज हो रहा है, मैंने सैलरी का भुगतान किया है, इसका मतलब मेरे बिजनेस का खर्चा बढ़ रहा है, तो मुझे उससे डेबिट करना पड़ेगा। इसी तरह जो कैश है वो मेरी कैश जो है वो मेरे बिजनेस का एसेट्स है, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रही होगी ट्रांजेक्शन में, डेफिनेटली नेचुरल बैलेंस के फेवर में जा रहा होगा, मैं उसको फर्दर डेबिट करूंगा। परंतु अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो डेफिनेटली मुझे नेचुरल बैलेंस के, चूंकि ये अगेंस्ट में जा रहा है, नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में जा रहा है, डेबिट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो ऐसे मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। मैंने सैलरी का भुगतान किया है तो मेरे यहाँ से पैसा गया है भैया, और मेरे यहाँ से अगर पैसा गया है, बात समझना, मेरे यहाँ से अगर पैसा गया है तो मतलब नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम हो गया, इसके लिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। मेरी एंट्री क्या मिली मुझे, एक्सपेंसेस जो मेरी सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए आप नोट कीजिए जल्दी से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मेरा हो गया कैश। अमाउंट जो भी अमाउंट है भैया मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1000 रुपये आप डेबिट क्रेडिट लिख दीजिए। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सैलरी पेड, सैलरी पेड, ये मेरा नरेशन हो गया। मैंने कहा क्वेश्चन तो सिर्फ डेबिट क्रेडिट की बात कर रहा है, परंतु हमें ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट प्रॉपर लिख के ही आगे बढ़ना है। अब मैं बात करूंगा अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन है रेंट पेड, बस इतना ही बात कर रहा है कि भैया किराए का भुगतान किया है, सेम है, बहुत सिंपल है। तो बताइए कौन कौन से अकाउंट हो गए, रेंट हमारे लिए पहला अकाउंट हो गया, और पेड कैसे किया होगा, नकद में किया होगा, ये हमारा दूसरा अकाउंट हो गया। 600 रुपीज ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। तो दूसरा जो मेरा अकाउंट है दैट इज कैश। तो हमारा पहला काम क्या है, हमारा पहला काम है ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लेके आना है। दो अकाउंट मिल गए, दोनों जैसे ही दोनों अकाउंट मिले, इनके आप क्या कीजिए, इन अकाउंट के आप सबसे पहले क्लासिफिकेशन में सोचिए कि ये कौन सी क्लास का अकाउंट है। तो रेंट जो है मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, और एक्सपेंसेस का नेचुरल बैलेंस क्या होता है भैया, डेबिट होता है। कैश जो है मेरी बिजनेस के एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, और एसेट्स के भी नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो नेचुरल बैलेंस एक्सपेंसेस के डेबिट होंगे, और अगर ये खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज होंगे या क्वेश्चन के अंदर डिक्रीज होंगे, दो ही बात हो सकती है, तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता। तो बताइए भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो खर्चा है जिसके बैलेंस नेचुरल बैलेंस डेबिट है, और ये हायर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेबिट बैलेंस है और ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब फर्दर डेबिट करना है। अगर ये पैसा कम हो रहा होता तो मैं इसका रिवर्स कर देता, मतलब इसको क्रेडिट करता। तो मुझे इस अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, फर्दर डेबिट करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ नकद। नकद जो है ये मेरी एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है, इनके भी नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं। अगर ये इंक्रीज हो रहे होंगे डेफिनेटली मैं फर्दर डेबिट करूंगा, परंतु ये अगर डिक्रीज हो रहे होंगे तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। मेरे क्वेश्चन में देखिए मैंने नकद का भुगतान किया है, मेरा एसेट्स जो है वो कम हो रही है, नेचुरल बैलेंस डिक्रीज हो रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो इसके लिए मुझे उसे क्रेडिट करना होगा। एंट्री क्या मिली, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए हमें एंट्री मिली रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रांजैक्शन में जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है उससे आप नोट डाउन कर लीजिए।
नरेशन ट्रांजैक्शन का लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। बीइंग रेंट पेड भैया हमने भुगतान किया। ट्रांजैक्शन की डेट भी जनरल में ज़रूर नोट करनी होती है, लाइन खींच देते हैं ताकि अगले ट्रांजैक्शन से उसको पृथक किया जा सके। फिर देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है, आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। ओके, रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है भैया, चलिए इंटरेस्ट मिला है हमें। तो जो इंटरेस्ट मिला ये पहला अकाउंट है, अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया। अब मिला कैसे होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं नकद के अंदर यानी कि कैश के अंदर इस अकाउंट को एज्यूम करूंगा। मैं एक बार इस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट का ट्रांजैक्शन जो है उसको भी ज़रा देख लेता हूँ। ओके, 200 रुपीज़ है, ठीक है, 200 रुपीज़ जो है वो हमें रेंट रिसीव हुआ। चलिए भैया, तो जो सॉरी इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट है एक तो पहला अकाउंट हो गया और दूसरा जो अकाउंट मिला वो नकद हो गया। देखिए, अगर मैं इंटरेस्ट भुगतान करता बिजनेस के लिए तो मेरे एक्सपेंसेस थे, परंतु चूंकि इंटरेस्ट मुझे मिला है इसके लिए मेरे बिजनेस के रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है और रेवेन्यू के नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होते हैं। कैश जो अकाउंट है वो मेरा बिजनेस के एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। नेचुरल बैलेंस हमेशा जो होगा वो डेबिट आपको मिलेगा। तो ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर अगर मेरा रेवेन्यू, जिनका क्रेडिट बैलेंस है, अगर मेरे बिजनेस के रेवेन्यू इंक्रीज होंगे इसका मतलब मैं इसको फर्दर क्रेडिट करूंगा। परंतु रेवेन्यू अगर डिक्रीज होंगे, रेवेन्यू डिक्रीज मतलब सेल्स मेरी जब इंक्रीज होगी मैं सेल्स को फर्दर क्रेडिट करूंगा। परंतु अगर मेरा सेल्स रिटर्न हो गया, ऐसे केस में मैं उसे डेबिट करने वाला था। परंतु यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो गया भैया, जरा देखिए, यहाँ पे मेरा जो रेवेन्यू है, मेरी जो इनकम है, जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है वो और इंक्रीज हो रहा है, इसका लिए मुझे उसे फर्दर क्रेडिट करना पड़ेगा। मेरा जो नकद, जो मेरा एसेट्स का अकाउंट है, ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर ये इंक्रीज हो रहे हैं और ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर ये डिक्रीज होंगे। तो अगर ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें ये इंक्रीज होंगे तो मेरे नेचुरल बैलेंस के फेवर में ये जा रहा होगा। तो नेचुरल बैलेंस के फेवर में जाएगा तो मैं इसको फर्दर डेबिट करूंगा। परंतु अगर नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में यानी कि केस का भुगतान हो रहा होगा, मैं केस को डेफिनेटली क्रेडिट करूंगा। क्योंकि रेंट मुझे रिसीव हुई है, सॉरी इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ है, तो डेफिनेटली मेरा केस इंक्रीज हो गया। पैसा मेरे बिजनेस में आया है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब पैसा आया है, तो पहले से ही जो हमारी एसेट्स है उसका बैलेंस डेबिट होता है और ये फर्दर इंक्रीज हो गई और पैसा आ गया, इसके लिए मैं इसको डेबिट करूंगा। एंट्री मिल गई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। चलिए भैया मैं नोट कर लेता हूँ उसको। एंट्री मिल गई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। चलिए, टू इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन में 200 रुपीज़ इन्वॉल्व है, आप डेबिट में लिख दीजिए, 200 क्रेडिट में लिख दीजिए, ट्रांजैक्शन की डेट भी लिख सकते हैं। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारा नरेशन हो जाएगा। ये आपको मेरी तरफ से आपको ऐड करा रहा हूँ, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलिए भैया, ये हो गया हमारा नरेशन। आप जल्दी से कीजिए नोट डाउन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अलग टॉपिक पे आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने ट्रांजैक्शन को हमारे नॉर्मल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है अंडर मॉडर्न अप्रोच से। अब मैं मेरी तरफ से 3 से 4 एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस मेरी तरफ से कराना चाहूँगा, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है, कि भैया कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, जहाँ पे बहुत सारे अकाउंट के बीच में क्लैश मिलता है। तो ये जो क्लैश होता है उसको केवल और केवल तभी दूर किया जा सकता है, क्लैश को केवल और केवल तभी दूर किया जा सकता है जब मैंने कहा आपको फंडामेंटल डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के अलावा कुछ एडिशनल रूल्स का भी नॉलेज होगा,
तो ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और एडिशनल रूल मैंने 1 2 3 अंडर ट्रेडिशनल मेथड भी सिखाया था, और यहाँ पे 2 मैंने रूल सिखाए थे अंडर मॉडर्न अप्रोच भी। जहाँ पहला रूल मैंने क्या बताया था, आप याद कीजिए। पहला मैंने कहा था किसी भी पर्सन का अगर नाम आएगा, उसके साथ अगर रिलेशनशिप कोई क्रिएट नहीं होती है एसेट्स या लायबिलिटी वाली, हम उस अकाउंट को बुक्स में लेके नहीं आएंगे। साथ ही साथ मैंने एक रूल और बताया कि किसी भी पर्सनल अकाउंट के साथ में ट्रेड का जो एक्सचेंज है, यानी कि गिव और टेक, एक हाथ से लिया और एक हाथ से दिया, ये दोनों ही रिलेशनशिप, अगर दोनों ही काम एक ही ट्रांजैक्शन में कंप्लीट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम उस अकाउंट को बुक्स में लेके नहीं आएंगे। उसकी जगह हमें कोई दूसरा अकाउंट मिलेगा तो उसको हम बुक्स में लेके आएंगे। तो मैं यहाँ बात करूंगा ये सेम के सेम 3 से 4 वही ट्रांजैक्शन है जो मैंने एडिशनल रूल के साथ में ट्रेडिशनल अप्रोच में करवाया था। मैंने कहा था काफ़ी प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके आंसर बहुत अच्छे तरीके से या बेटर तरीके से हम मॉडर्न अप्रोच में सीख पाएंगे। तो ये वो समय आ गया है। यहाँ मैं लगभग 4 से 5 आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। एक ट्रांजैक्शन जो मेरी तरफ से आ रहा है, सबसे पहले राम को सैलरी का भुगतान किया, याद आ गया भैया आपको। इसके अंदर मान लीजिए 10,000 रुपीज है। ये हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में किया था, और ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने राम के अकाउंट को बाईपास इसलिए किया था कि हमने कहा कि अगर राम के अकाउंट का पर्सनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट के साथ क्लैश होता है तो हम पर्सनल अकाउंट को वहां पर बुक्स में लेके नहीं आएंगे, नॉमिनल अकाउंट को बुक्स में एंट्री दी जाएगी। ये हमने वहां सीखा था। परंतु अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूंगा तो यहाँ पे भी देखिए राम का अकाउंट मेरे सामने आया है, सैलरी का अकाउंट मेरे साथ में आया है, और भुगतान मतलब मैंने ये एज्यूम किया कि भैया नकद में मेरे पास आया होगा। ठीक है, तो 3 अकाउंट मेरे पास आ रहे हैं, 3 अकाउंट फिलहाल मेरे सामने आ रहे हैं। तो मैं बात करूंगा सैलरी का जो अकाउंट है, दूसरा जो अकाउंट मिल रहा है मुझे कैश का अकाउंट मिल रहा है, और जो तीसरा अकाउंट है वो मिला मुझे राम का अकाउंट। अब क्या यहाँ पे भी किन्हीं 2 अकाउंट के बीच में क्या कोई क्लैश होने की स्थिति है, और अगर स्थिति है तो कौन से अकाउंट को ड्रॉप करना है अंडर मॉडर्न अप्रोच, हमें ये बात कैसे समझनी है। मैं सैलरी की बात करूंगा। सैलरी जो है ये मेरे एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, ये मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। इनके नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। अगर ये इंक्रीज होंगे बिजनेस के अंदर तो मैं उसे डेबिट करूंगा, और डिक्रीज होंगे तो मैं उन्हें क्रेडिट करूंगा। चूंकि मैं बिजनेस के अंदर सैलरी का भुगतान और कर रहा हूं इस ट्रांजैक्शन में, मैंने क्या कहा, सैलरी का भुगतान किया, मेरे बिजनेस के जो बैलेंसेज है नेचुरल बैलेंस डेबिट थे, और ये मेरा खर्चा इंक्रीज हो रहा है तो मुझे इसे फर्दर डेबिट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे सैलरी अकाउंट ने कहा मुझे डेबिट वाले बॉक्स में बिठाइए, मुझे ऊपर वाले बालकनी वाले बॉक्स में, तो मैंने कहा 2 बॉक्स है, तो सैलरी अकाउंट कहता है भैया मुझे आप बालकनी वाले बॉक्स में बिठाइए। तो सैलरी ने दावेदारी की डेबिट वाले बॉक्स की। कैश की बात करूंगा, जो मेरा नकद का अकाउंट है, मेरे बिजनेस के लिए एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, और एसेट्स के नेचुरल बैलेंस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। वो सभी ट्रांजैक्शन जिनमें मेरी एसेट्स इंक्रीज होगी मैं उसको फर्दर डेबिट करूंगा, परंतु डिक्रीज होगी तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। इस ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने चूंकि भुगतान किया है तो मेरी जो एसेट्स है वो डाउन हो गई है, नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम हो गया है, डिक्रीज हो गई है, तो भैया मुझे उसे क्रेडिट करना होगा। अब बात करते हैं राम की। राम मैंने वहां ड्रॉप क्यों किया था कि वहां पे अगर आपको याद हो तो राम चूंकि रिसीवर की पोजीशन में था, इसके लिए मैंने कहा रिसीवर की पोजीशन में डेबिट के होने के लिए दावेदारी कर रहा है कि रिसीवर को डेबिट किया जाता है।
परंतु चूंकि यहाँ पे क्लैश हो रहा है सैलरी अकाउंट के साथ में, सैलरी पहले से ही उस बॉक्स में बैठ गई है, तो मैंने अंडर मॉडर्न अप्रोच आपसे कहा, सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच आपसे कहा कि कहीं पे भी पर्सनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट के साथ में क्लैश है, पर्सनल अकाउंट को वहीं से ही टाटा बाय बाय कह दीजिए, उस अकाउंट को एंट्री नहीं की। परंतु यहाँ पे हमारे पास पर्सनल अकाउंट नाम की कोई क्लास नहीं है, हमारे लिए दो ही क्लास है राम के लिए, या तो वो एसेट्स में जाएगी या वो लायबिलिटी में जाएगी। इस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को राम मुझे भुगतान करेगा तो यानी कि राम मेरे लिए एसेट्स में जाएगा और मुझे राम को भुगतान करना होगा, इसका मतलब राम मेरे लिए एक लायबिलिटी होगी। परंतु देखिए राम ने काम किया और उसके बदले में मैंने भुगतान कर दिया, यानी कि राम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप। और अंडर मॉडर्न अप्रोच अगर एसेट्स या लायबिलिटी की रिलेशनशिप नहीं बनती है तो हम उस अकाउंट को बुक्स में लेके नहीं आएंगे। इसके लिए मैंने कहा राम को टाटा बाय बाय यहीं से कह देंगे। तो हमें डेबिट करना है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिख के इस ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ना है। हमारी एंट्री क्या हो गई आप नोट कीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और राम के अकाउंट को बुक्स में नहीं लेके आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भैया। अब मैं कुछ और बात करूंगा, अब मैं ट्रांजैक्शन की बात करता हूं अगले नेचर का। ये मेरा एडिशनल रूल नंबर 1 हो गया। मैंने कहा मॉडर्न अप्रोच के अंदर अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट का जिक्र होता है तो अगर उस पर्सन के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हो रही है, उस ट्रांजैक्शन की वजह से उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के कारण ना तो राम हमसे पैसा मांगेगा फ्यूचर में, ना हमसे राम मांगेगा, यानी कि नो रिलेशनशिप या नो एंट्री। सिंपल। पर्सनल अकाउंट वाले जो नाम आएंगे वो एसेट्स में भी जा सकते हैं, लायबिलिटी में भी जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू वो रिलेशनशिप क्रिएट होगी। अगर रिलेशनशिप नहीं है हम बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे। अब जो सेकंड नंबर जो हमारा था एडिशनल रूल नंबर 1, अब हमारा जो सेकंड रूल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो ट्रांजैक्शन में लिखूंगा राम एंड सन्स से, राम एंड सन्स, ये भैया हमारी एक फर्म हो गई, बिजनेस एंटिटी हो गई। आप सिर्फ नाम लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राम से लिख के भी चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। से नकद में फर्नीचर खरीदा, नकद में फर्नीचर खरीदा ₹5000। चलिए भैया अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास एक अकाउंट है फर्नीचर, एक है नकद और एक है राम एंड सन्स। 3 अकाउंट मिल गए। हो सकता है क्लैश वाली स्थिति हो, देखते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें अकाउंट मिला वो मिला फर्नीचर वाला अकाउंट, और फर्नीचर मेरी बिजनेस के लिए कौन सी क्लास है भैया, एसेट्स को रिप्रेजेंट करती है, नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, यहां तक तो मैंने लिख दिया। सेकेंड नंबर जो मेरा अकाउंट है वो मेरा नकद का अकाउंट है और ये भी मेरे बिजनेस के एसेट्स क्लास को रिप्रेजेंट करती है और इनके भी नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं। यहां तक समझते हैं। तो चूंकि फर्नीचर का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, जब भी ये एसेट्स इंक्रीज होगी मैं इसको फर्दर डेबिट करूंगा, परंतु डिक्रीज अगर हो रही होगी तो मैं डेफिनेटली इस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। मेरे यहाँ पे मैंने फर्नीचर खरीदा है, नकद में फर्नीचर खरीदा है, तो जो मेरी एसेट्स है वो इंक्रीज हुई है, यानी कि नेचुरल बैलेंस के फेवर की बात हुई, मुझे उससे डेबिट करना है। ठीक है, समझ में आई बात। अब कैश की बात करता हूं, और अगर ट्रांजैक्शन के अंदर मेरा कैश इंक्रीज हो रहा होगा तो डेफिनेटली नेचुरल बैलेंस के फेवर में जाएगा, मैं उसे डेबिट करूंगा। परंतु अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में जाएगा। अब आप देखिए जरा क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में। फर्नीचर खरीदने के लिए मुझे नकद का भुगतान करना पड़ा, फर्नीचर खरीदने के लिए मुझे नकद का भुगतान करना पड़ा, तो नकद का अगर भुगतान करना पड़ा तो मुझे उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो जो हमारा बालकनी वाला बॉक्स में है उसमें फर्नीचर बैठ गया, और नीचे वाला बॉक्स है
उसके अंदर नकद बैठ गया। अभी हमारे पास एक अकाउंट और है, राम एंड सन्स। राम एंड सन्स का क्या करें भैया? तो तीसरा अकाउंट जो हमारे पास आ गया, राम एंड सन्स, ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। जब भी कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन, पर्सनल अकाउंट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारी बिजनेस में आता है, तो उसको रिकॉर्ड करने का जो रूल है वो ये है कि कभी भी कोई भी पर्सनल अकाउंट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम अगर आता है और किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक्सचेंज का रूल होता है। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि एक हाथ से कुछ लिया जाता है और एक हाथ से कुछ दिया जाता है। अगर एक्सचेंज के दोनों ही पार्ट एक ही ट्रांजैक्शन में कंप्लीट हो जाते हैं तो उस अकाउंट के साथ में हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे घर के पास में कोई किराने की शॉप है, मैंने नकद लिया और उसके बदले में सामान लेके आ गया, तो बताइए मेरा नाम उस आदमी को याद रखने की जरूरत है क्या? मैंने उसको नकद दिया, हालांकि वो मुझे जानता भी था, फिर भी क्या उससे मुझे मेरा जो नाम है अपनी बुक्स में कहीं रखने की जरूरत है क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से? क्योंकि अगर एक्सचेंज का एक पार्ट मैंने उसे नकद देता और वो मुझे कहता कि भैया माल कल लेके जाना, तो कल मुझे उसको बुक्स में याद रखना पड़ेगा। कल तक, जब तक वो माल की डिलीवरी नहीं कर देता है, उसको पता है कि मैं उससे पैसा मांगूंगा। इसका रिवर्स पकड़ लीजिए, मैं माल उधार लेके आ गया, मैंने कहा पैसा कल दूंगा, तो उसे याद रखना पड़ेगा कि मिस्टर MS को मैंने उधार माल बेचा है, तो मेरा नाम तो मेरा नाम उसको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएगा और मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, समझना मेरी बात, अंडर मॉडर्न अप्रोच रूल ये है, किसी भी पर्सन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का नाम अगर बुक्स में आता है और एक्सचेंज का बोथ पार्ट वही कंप्लीट हो जाता है। बोथ पार्ट मतलब एक हाथ से लिया और एक हाथ से दिया, रिसीवर और गिवर की जो पोजीशन है, रिसीवर और गिवर की जो पोजीशन है उसी ट्रांजैक्शन में कंप्लीट हो जाती है, तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से इस आदमी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनती है। और रिलेशनशिप नहीं बनती है तो मैंने कहा ना तो एसेट्स की रिलेशनशिप, ना तो वो हमसे पैसा ना तो एसेट्स की रिलेशनशिप, ना लायबिलिटी की रिलेशनशिप, तो भैया हम आपको हमारी बुक्स में क्यों लेके आएंगे? तो ऐसी स्थिति के अंदर तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, राम एंड सन्स से नकद में फर्नीचर खरीदा, तो राम एंड सन्स ने फर्नीचर दिया और उसके बदले में हमने पेमेंट दे दिया, ट्रांजैक्शन खत्म। इस ट्रांजैक्शन की वजह से न तो राम हमसे पैसा मांगेगा ना हम उससे पैसा मांगेंगे, तो हमें इस अकाउंट को बुक्स में लाने की कोई नीड नहीं है, ये हमें समझना है। ठीक है भैया, तो ये ट्रांजैक्शन की वजह से हम राम एंड सन्स को एस्केप कर देंगे, भगा देंगे। अब मैंने कहा कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, जिनको की बुक्स में मैंने कहा था मॉडर्न अप्रोच से बेटर तरीके से समझ सकते हैं। क्या समझते हैं? एक और ट्रांजैक्शन समझते हैं, 2-3 ट्रांजैक्शन और समझेंगे फिलहाल। तीसरा ट्रांजैक्शन, राम से उधार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया ये, उधार डूबत हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, डूबत हुआ ₹2000। अब बताइए वो अकाउंट बताइए जो कि हमें हमारी बुक्स में लेके आने हैं। एक तो राम मिला, पहले हमने उधार बेच रखा था, वो डूबत हो गया, 2 अकाउंट मिल गए। तो पहला अकाउंट क्या हुआ, राम, जिससे कि हम कुछ पैसा मांगते हैं, और डूबत मतलब बैड डेब्ट्स हो गया। इस ट्रांजैक्शन को मैंने कहा था कि हम एजम्पशन बेस करते हैं अंडर ट्रेडिशनल मेथड, पर मॉडर्न अप्रोच में मैं आपको बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी आंसर दूंगा।
मॉडर्न अप्रोच में मैंने कहा बिल्कुल आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो अकाउंट है मेरा वो है राम का अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट है वो है बैड डेब्ट्स। ये मेरे दो अकाउंट हो गए। तो बताइए भैया जो राम का अकाउंट है मेरे बिजनेस में फिलहाल क्या कंडीशन में खड़ा है? मैं उससे उधार पैसा मांगता हूं, इसका मतलब राम जो है वर्तमान में मेरे बिजनेस में एसेट्स के फॉर्म में खड़ा है। मैं राम से पैसा मांग रहा हूं, फिलहाल नहीं दिया तभी तो बैड डेब्ट्स हुआ। तो फिलहाल एसेट्स के फॉर्म में है, और एसेट्स की नेचुरल बैलेंस जो होता है वो डेबिट होते हैं। बैड डेब्ट जो है वो मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके नेचुरल बैलेंस भी डेबिट होते हैं, ये मुझे पता है। अब राम के बारे में सोचिए। मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपसे कहा, सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने आपसे कहा था कि राम ने भुगतान नहीं किया, फिर भी हम एजम्पशन बेस बात करेंगे कि भी अब नहीं देगा, इसके लिए एज्यूम कर लिया कि दे दिया होगा। या सेम स्थिति डिस्काउंट वाली भी है, 10,000 में से 2,000 रुपये डिस्काउंट दिए, फिर भी उस आदमी को हम क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि वहां मेरे पास पूरा जवाब नहीं था। मैंने कहा था मॉडर्न अप्रोच में चुन चुन के हिसाब करूंगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो मिस्टर राम है वर्तमान में मेरी बैलेंस शीट के अंदर, मेरी बुक्स के अंदर एसेट्स के फॉर्म में खड़ा है। वो सभी ट्रांजैक्शन जिससे मेरे एसेट्स के बैलेंस इंक्रीज होंगे तब तो मैं डेबिट करूंगा, परंतु अगर डिक्रीज हुए तो मैं क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे। अब बताइए राम ने पैसा दिया क्या? नहीं दिया, परंतु चूंकि फिलहाल वो मेरी बुक्स में एसेट्स के फॉर्म में खड़ा है। फिलहाल वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान में जो राम है मेरी बुक्स में एसेट्स के फॉर्म में खड़ा है। मेरी बुक्स में एसेट्स के फॉर्म में राम खड़ा है पहले से ही। अब मुझे पता चला कि ये एसेट्स जीरो हो गई, इससे कुछ नहीं आना है, पूरा पैसा खा गया वो भाई, पूरा पैसा खा गया, मुझे कुछ नहीं आना है। तो ऐसी स्थिति में बताइए मेरी जो एसेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? मुझे बुक्स में पे ये लग रहा था कि 2,000 रुपये मैं राम से मांग रहा हूं, अब राम नहीं देगा, मेरी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में चली गई, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करूंगा। तो जब एसेट्स मेरी इंक्रीज होती है तब मैं डेबिट करता हूं, क्योंकि अब मुझे पता चला कि पैसा देने वाला नहीं है, मुझे उसकी वैल्यू घटानी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं क्रेडिट करूंगा। बैड डेब्ट मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, अगर ये इंक्रीज हो रहे होंगे तो मैं डेबिट करूंगा, और डिक्रीज हो रहे होंगे तो डेफिनेटली मैं क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मेरे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस है। और देखिए बैड डेब्ट का मतलब मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, तो जब मेरे खर्चे बढ़ गए हैं तो इसके लिए मैं इससे डेबिट करूंगा। यानी कि ऐसी एंट्री के अंदर मुझे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम करना है, टू राम करना है। एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम। ये मैंने कहा चूंकि राम को मैंने क्रेडिट क्यों किया, वहां मैंने आपसे कहा था अंडर ट्रेडिशनल मेथड कि ये एज्यूम करूंगा कि राम ने दे दिया है। यहां मेरा लॉजिक है कि राम फिलहाल मेरी बुक्स में एसेट्स के फॉर्म में खड़ा है, और मुझे पता है कि ये पैसा मुझे आना नहीं है। तो ये मॉडर्न अप्रोच मुझे कहता है अगर आपकी एसेट्स को डाउन करना है, नेचुरल बैलेंस डिक्रीज डेबिट होते हैं, डाउन करना है, आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए एग्जैक्ट उतनी ही वैल्यू को मैंने क्रेडिट कर ली। सेम बात में डिस्काउंट की बात करूंगा, अगर मैंने पार्टी को डिस्काउंट दे दिया तो वो जो 2,000 का डिस्काउंट दिया है अब वो पार्टी मुझे देने वाली नहीं है। फिलहाल मेरी पार्टी जो है एसेट्स के फॉर्म में मेरी बुक्स में खड़ी है, समझना एसेट्स के फॉर्म में खड़ी है, परंतु वो पैसा देनी नहीं है, तो नेचुरल बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए मैंने उस अकाउंट को क्रेडिट किया। याद है आपको ट्रांजेक्शन बताया था कि 8,000 तो नकद दिए, परंतु 2,000 नहीं देते हुए भी मैंने क्रेडिट किया, क्योंकि मेरी बुक्स में मुझे एसेट्स की वैल्यू को डाउन करना है, इसके लिए मैंने उसको क्रेडिट किया है।
ठीक है भैया, एक और ट्रांजैक्शन कराना चाहूंगा जिसके अंदर हमने आपको जवाब देंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज की। एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में मैंने 4 तरह की आपको एंट्री बताई, आउटस्टैंडिंग, अर्नड, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अर्नड और एक्रूड। ये 4 तरह की एडजस्टमेंट एंट्री है। ये चारों के अंदर सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, समझना मेरी बात भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा एडिशनल 4th नंबर एंट्री हो गई। मेरे सामने ट्रांजैक्शन इस तरह से आता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5000, इसको बुक्स में लेके आना है। और मैंने कहा था कि ये एडजस्टमेंट एंट्री का भी मैं ट्रेडिशनल मेथड में पूरा जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये हो गया एक खर्चा है। कौन सा अकाउंट है? पहला एक खर्चा है सैलरी, जिसको कि बुक्स में मुझे लेके आना है। पैसा बाकी है, पैसा मेरा बाकी है, बात समझना, मेरा पैसा बाकी है, मेरा खर्चा बुक्स में लेके आना है, और परंतु मैंने उसको भुगतान नहीं किया है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो वर्ड है, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? ये उस ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करेगा जो मुझसे पैसा मांग रहे हैं। मुझे बुक्स में लेके आना है, मेरे बुक्स में मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सही करने के लिए मुझे लेके आना है। मुझे ये बताना है कि भैया इतना सैलरी का खर्चा है और उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया है। एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर, हालांकि इस पार्ट को मैं बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूं, फिर भी चूंकि टॉपिक लिंक कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं खर्चे की बात करूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, ये मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है। इनके नेचुरल बैलेंस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, ठीक है ना भैया। और वो सभी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर ये इंक्रीज हो रहे होंगे खर्चे, मैं फर्दर डेबिट करूंगा, परंतु डिक्रीज हो रहे होंगे तो मैं इनको डेफिनेटली क्रेडिट करूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब मैंने कहा खर्चा बाकी है, आपने भुगतान नहीं किया है, बुक्स में लेके आना है। खर्चे को बुक्स में लाया परंतु आपने भुगतान नहीं किया है, तो सामने जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, दैट रिप्रेजेंट अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये आपकी बिजनेस के लिए क्या होगी भैया? ये आपके बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो गई बुक्स के अंदर। जब तक ये भुगतान नहीं करोगे, ये जो लोग हैं आपसे पैसा मांगेंगे। तो रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है ना, है तो पर्सनल अकाउंट, बट रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। रिलेशनशिप क्रिएट ये हो रही है कि इसको लाने की वजह से वो लोग आपसे पैसा मांगने लग जाएंगे। तब तक मांगेंगे जब तक कि आप उनको भुगतान नहीं कर देते हो। तो चलिए, लायबिलिटी जो है इनके नेचुरल बैलेंस होते हैं क्रेडिट। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो मैं फर्दर क्रेडिट करूंगा, डिक्रीज होगी तो मैं उसको रिवर्स यानी कि क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। अब बताइए जरा क्या हुआ? सैलरी चूंकि मेरे बिजनेस का एक्सपेंसेस है, बुक्स में मैं इसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी? एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब था कि बिजनेस के अंदर सही स्थिति को लेके आना है, बुक्स में सही खर्चे को लाना है, बुक्स में सही लायबिलिटी को लाना है। आप बुक्स में लेके आए हो, बुक्स में लेके हो, आपने बताया कि ये सैलरी और है भैया, सैलरी और है, इंक्रीज हो गई, फर्दर डेबिट कर दीजिए। लायबिलिटी आपने ये मान लिया कि इन लोगों को भुगतान करना है, इन लोगों को भुगतान करना है। लायबिलिटी नेचुरल बैलेंस क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट होता है, आपने ये एक्सेप्ट किया कि ये मेरी इतनी लायबिलिटी और है, इंक्रीज हो रही है, फर्दर क्रेडिट कर दीजिए। तो मेरे को जर्नल एंट्री क्या मिल गई? मुझे मिल गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये भैया एंट्री हो गई, आप नोट कर दीजिए। ये सेम कंसेप्ट हमारा लागू होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, चारों एडजस्टमेंट एंट्री, साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था एक्रूड इनकम के लिए। एक्रूड इनकम के लिए हमने लॉजिक बताया था कि वो इनकम जहां हमने काम कर लिया है परंतु हमें पैसा अभी तक
मिला नहीं है। इसी तरह से एक वर्ड और आया था अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का हमने कंसेप्ट आपसे बताया कि भैया ऐसा इनकम जो पैसा तो हमारे पास आ गया परंतु हमने काम अभी तक नहीं किया है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर जो अनअर्न्ड इनकम है ये हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्योंकि लायबिलिटी क्यों हुई? अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी इसलिए हुई भैया क्योंकि पैसा रिसीव कर लिया, काम नहीं किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लायबिलिटी है हमारे बिजनेस के लिए क्योंकि काम करवा लिया, भुगतान अभी तक नहीं किया। सेम वे से मैं बात करूंगा जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या था कि भैया खर्चा भुगतान तो कर दिया बट एडवांस कर रखा है। 31 तारीख से पहले आपके पास ऑनर आया कि भैया इमरजेंसी में पैसा चाहिए, 2 महीने का एडवांस दे दो। चूंकि आपने जब पेमेंट दिया था उस वक्त उसने आपने एंट्री कर दी, आपने खर्चे के अंदर रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। परंतु चूंकि अब आपने 2 महीने का एडवांस दिया तो रेंट दोबारा की जगह 14 महीने का जा चुका है। बुक्स में खर्चे को डाउन करना पड़ेगा और आपको एसेट्स में लाना पड़ेगा जब तक कि वो रेंट एडजस्ट नहीं हो जाती है। इसी तरह से एक्रूड इनकम जो है ये भी आपके लिए एसेट्स को रिप्रेजेंट करती है। और इसका मीनिंग क्या बताया? एक्रूड इनकम का मतलब ये हुआ कि भैया आपने काम कर दिया परंतु सामने वाली पार्टी ने अभी तक आपको भुगतान नहीं किया है। तो भैया जब तक भुगतान नहीं करेगा तब तक एसेट्स के फॉर्म में आपके पास रहेगा। एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, एडजस्टमेंट एंट्री जो है जर्नल चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डिटेल्ड में एडजस्टमेंट एंट्री के ऊपर हम चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, वहाँ पे देखिए। अब आगे का जो हमारा पाथ है, वो आगे का जो रास्ता है वो रास्ता यहाँ थोड़ा सा बढ़ के जाएगा क्योंकि यहाँ आगे जो है वो अकाउंट की डेफिनेशन बताई गई है कि भैया अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट जैसे टी फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। और उसके अंदर अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भैया टी फॉर्मेट में ये बताइए कि डेबिट साइड में कौन सा जाएगा, क्रेडिट साइड में जो जाएगा। तो ये अगर प्रैक्टिकली बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया, आपका जो लेजर चैप्टर है क्योंकि मैंने कहा जो अकाउंट होता है वो क्रिएट कहाँ होता है भैया, वो होता है हमारा लेजर के अंदर। बात समझना, जर्नल चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं। तो हमारा जो अकाउंटिंग के जो स्टेप्स है, पहला जो स्टेप था वो जर्नल तैयार करनी है। तो जर्नल तैयार करने के तक का जो स्टेप है, जहां रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट हमें सीखना होता है, वो हमने बहुत अच्छे से कर चुके हैं। मोर देन 400 नहीं 500-600 एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन्स को हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब मेरे लिए दुविधा ये है कि ये जो हमारा चैप्टर है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पे अकाउंट का फॉर्मेट बताया गया है जो कि हमारा पार्ट होता है लेजर का। ये अकाउंट कहाँ मिलते हैं? लेजर में मिलते हैं। तो भैया मैं क्या करूँगा, अगर आप कंटिन्यू ये सीरीज देख रहे हो तो आपका काम क्या है, मैं अकाउंट क्या होता है बेसिक पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ, परंतु अब एडवांस वर्जन के फॉर्म में अकाउंट का मीनिंग और जो हमने जर्नल से एंट्री किए उन एंट्रियों को अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करते हैं ये मैं कवर करूंगा लेजर पोस्टिंग के अंदर। ठीक है, मैं लेजर जो हमारा चैप्टर है वहां कवर करूंगा और वो कवर करने के बाद में मैं फिर से इन क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा। तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन अननेसेसरी, हमें लेजर में ही देने थे, लेजर चैप्टर का ही पोर्शन था, अननेसेसरी रूल फॉर डेबिट और क्रेडिट में इन्होंने क्यों डाला ये मुझे नहीं। फिर भी आपको ये न लगे कि भाई सर ने कुछ शॉर्टकट कर दिया या क्वेश्चन पूरे नहीं करवाए, आधे छुड़वाए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ से इस चैप्टर के आगे की वीडियो, हालांकि कंटिन्यू सीरीज में आपको इस प्लेलिस्ट में दिखेंगे,
परंतु लेजर का चैप्टर पहले कंप्लीट कीजिए और फिर उसके बाद आप यहां आइए, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को यहीं पे, इस पैटर्न के चैप्टर को यहीं पे स्टॉप कीजिए, लेजर में जाइए। लेजर के वीडियो बहुत जल्दी रिलीज हो रहे हैं, लेजर में जाइए, लेजर के अंदर आप अकाउंट को बनाना, उसकी पोस्टिंग सब कुछ मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद में वापस इस वीडियो के आगे वाले जो वीडियो है लेजर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में आपको करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है।